मैं तुमको जो बात बताऊंगा ना भाई, वो तुमको कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, सब बोलेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ लो, द हिंदू पढ़ लो कॉम्प्रहेंशन के लिए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो। अब भाई मुझे एक बात बताओ कि तुम जिस बच्चे को द हिंदू पढ़ने बोल रहे हो वो द हिंदू पढ़ ही लेगा, तो उसे फिर इंग्लिश में दिक्कत ही कहाँ आएगी। जिसे हिंदू समझ में आ गया उसे इंग्लिश में दिक्कत ही नहीं है भाई इतनी। कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक एसएससी विद पंकज में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एसएससी इंग्लिश की। ठीक है, और इंग्लिश की अपन कंप्लीट बात करेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ें कि आपका इंग्लिश में स्कोर इंप्रूव हो, जिससे कम से कम इंग्लिश आपको सिलेक्शन से या ड्रीम पोस्ट लेने से रोक ही नहीं पाए भाई। तो मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो करता था वही मैं बताने वाला हूँ, और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो एसएससी का जो तुम उठा लोगे ना, पुराने पेपर प्रीवियस उठा लोगे, तुमको एक चीज समझ में आ जाएगी कि एसएससी में भाई तीन चीजें हैं। ठीक है, पेपर में सबसे पहले है अपनी ग्रामर, और दूसरी है अपनी वोकैब, और तीसरी है कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और सबसे पहले अपन उसी को टैकल करेंगे, कॉम्प्रहेंशन को, कि उसमें कैसे मार्क्स लाएंगे। लोगों के नंबर कट ही वही ना है भाई, कॉम्प्रहेंशन में बहुत नंबर कट रहे हैं। ठीक है, और मैं तुमको जो बात बताऊंगा ना भाई, वो तुमको कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, सब बोलेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ लो, द हिंदू पढ़ लो कॉम्प्रहेंशन के लिए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो। अब भाई मुझे एक बात बताओ कि तुम जिस बच्चे को द हिंदू पढ़ने बोल रहे हो वो द हिंदू पढ़ ही लेगा, तो उसे फिर इंग्लिश में दिक्कत ही कहाँ आएगी। जिसे हिंदू समझ में आ गया उसे इंग्लिश में दिक्कत ही नहीं है भाई इतनी। ये तो तुम वैसे बोल रहे हो कि यार किसी अंग्रेज को बोल दो कि भाई तुझे हिंदी सीखनी है, दैनिक भास्कर पढ़ ले कल से जाके, सीख जाएगा तो हिंदी सीख जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये भाई बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द लॉजिक बात है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने समझा, मैंने टैकल करा कि तुम क्या कर सकते हो ऐसे बच्चों को, उसको इंग्लिश में दिक्कत है। तो भाई एक बहुत इजी सॉल्यूशन है कॉम्प्रहेंशन इंप्रूव करने का, वो है कि 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी उठाओ। ठीक है, और शुरुआत 12वीं से मत कर देना, क्योंकि तुम्हारा लेवल अभी उधर तक है नहीं। ठीक है, 12वीं तक का, और मेरा भी नहीं था। तो स्टार्ट करो 6ठी के एनसीईआरटी से। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज मिलेगी, इजी वोकैब मिलेगी, उसको लिखते जाना। ठीक है, एक एक चैप्टर डेली पढ़ते जाना, और फिर देखना भाई कैसे अपने आप तुम्हारा कॉम्प्रहेंशन सुधर जाएगा। तुम्हारा जो पैसेज में दिक्कत है, क्लोज टेस्ट में दिक्कत आ रही है, फिल इन द ब्लैंक्स में दिक्कत आ रही है, अपने आप इंप्रूव होने लगेगी। ठीक है, द हिंदू वगैरह हम नहीं पढ़ सकते भाई, इतनी अच्छी इंग्लिश है नहीं हमारी, इसलिए कह रहा हूँ एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, कॉम्प्रहेंशन में अपने आप तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा तीन चीजें और हैं कि कॉम्प्रहेंशन में जो पैसेज वाला पार्ट आ रहा है उसको कैसे उसमें मार्क्स इंप्रूव करें। ठीक है, दूसरा है कि क्लोज टेस्ट में कैसे कम गलती करें। तो ये तुम लास्ट तक देखो, वहां तक मैं तुम्हें धीरे धीरे करके एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट हो गया कि एनसीईआरटी की तरफ रीडिंग फोकस करना है, डेली आधा घंटा एनसीईआरटी पढ़नी है। जब तुम्हारी यार एनसीईआरटी से थोड़ा हो जाओ ना तुम लोग कि यार मेरे को एनसीईआरटी कम से कम समझ में लग गई है कि कैसे ये सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है, कैसे पैसेज चेंज हो रहा है, वो तुमको एक बार क्लैरिटी आने लग जाएगी ना, उसके बाद तुम जा सकते हो न्यूज़पेपर पे चल जाओ, नोवेल पे चल जाओ, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन बहुत अपार में भी नहीं जाना। तुमको प्रोफेसर तो बनना नहीं है इंग्लिश का, तुमको खाली एसएससी के हिसाब से पढ़नी है। ठीक है, नंबर लाने हैं 50 आउट ऑफ 50, तो वो खाली करो कि धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाओ और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है वोकैब का। अब भाई इंग्लिश में जो ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन, वोकैब है ना, तीनों इंटरकनेक्टेड है। तुम्हारी वोकैब अच्छी होगी तो तुम्हारे अपने आप कॉम्प्रहेंशन इंप्रूव हो जाएगा। तुम्हारा कॉम्प्रहेंशन इंप्रूव है, तुम्हें पता है सेंटेंस कैसे फ्रेम हो रहा है, तुम्हारी ग्रामर अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। तुम्हें सेंटेंस का मीनिंग पता पड़ रहा है तो तुम्हें अपने आप वोकैब पता पड़ जाएगी कि भाई इसका पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस है। ठीक है, तो वोकैब के लिए क्या करते हो कि वोकैब के लिए सबसे पहले तुमको एक चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब तुमको एकदम क्लियर होना पड़ेगा कि मेरे को बहुत अंधाधुंध वोकैब नहीं पढ़नी है, मेरे को वोकैब पढ़नी है प्रीवियस ईयर की। क्योंकि भाई तुम उठा लोगे ना प्रीवियस ईयर का पेपर, उठा के देख लोगे एसएससी पेपर, तुमको पता पड़ जाएगा कि जो 95 से 98% तक वोकैब आ रही है ना, वो वही आ रही है। बार बार वही सवाल आएंगे, बार बार वही घूम फिर के आएगा। ओमनी प्रेजेंट का मतलब पूछ लेंगे, ओमनी पोटेंट का पूछ लेंगे, वही आ रहा है भाई, घूम फिर के वही सवाल आ रहे हैं। तो अगर तुमने वो पूरी रट डाली ना जो प्रीवियस वाली वोकैब है, तो तुम्हारा काम खत्म। तुमको वोकैब की टेंशन लेनी नहीं है। 1-2% जो नए वर्ड आएंगे उसका बताता हूँ इलाज कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उठाओ एक प्रीवियस ईयर वाली किताब, चाहे किरण उठा लो, चाहे ब्लैक बुक उठा लो, चाहे एमबी पब्लिकेशन उठा लो, कोई सी उठा लो, और डेली में से ऐसा मत करना कि पहले ही दिन पूरी वोकैब खत्म कर दूंगा। लोग गलतियां करते हैं ना कि या तो 0 या फिर 0, ये वाला हिसाब मत रखो कि आज या तो आज खत्म करूंगा या फिर खत्म करूंगा ही नहीं। डेली उसको बांट दो हिस्सों में कि मेरे को डेली 20 वन वर्ड पढ़ने हैं, 20 सिनोनिम पढ़ने हैं, और एंटोनिम मत पढ़ो, एंटोनिम से कोई खास फायदा होता नहीं, सिनोनिम पढ़ लो, एंटोनिम अपने आप कर लोगे। ठीक है, और 20 या 30 जितने भी इडियम पढ़ने वो पढ़ने। ठीक है, अब तुमने डेली वो पढ़ लिए, अब तुमको लगा कि यार याद तो कुछ हुआ नहीं, पढ़ तो लिया मैंने, और मेरे को भी वही लगता था, सबको वही लगता है भाई, कुछ किसी को याद नहीं होता। अब क्या करो, अगले दिन तुमको अगले फिर 20 पढ़ने, तो उसके पहले क्या करो, कल जो पढ़े थे ना उसको एक बार हाथ ऐसे रखो, कॉपी पे हाथ रखा और पढ़ के देखो
कि भाई कुछ याद है मुझे, तो उसमें से भाई लगभग 20-30% तुमको याद रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम साफ भूल जाओगे, तुमको याद रहेगा। और जो तुमको याद नहीं है ना, उसको गोला मारो और हर उसको क्या करना है, जो तुम्हारे गोले वाले वर्ड हो गए ना, उसको तुमको हर नेक्स्ट डे रिवाइज करना है, तो तुमको वो 100% याद हो जाएगा। ठीक है, मतलब तुम भूलोगे नहीं उसको। और तुमको अगर टाइम मिल रहा है ना, तो एक चीज देख लिया करो कि यार जैसे मान लो कोई टफ सिनोनिम आ गया, ठीक है, जो नॉर्मल सिनोनिम हो तो ठीक है, कोई टफ फंस गया तो उसको लिखो गूगल पे और लिखो इन सेंटेंस। तो वो क्या करेगा, तुमको उस सेंटेंस के रूप में तुमको बताएगा कि उस वर्ड का सेंटेंस के रूप में कैसे यूज हो रहा है, तो वो तुमको बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ठीक है, सेम चीज तुम ईडियम में भी यूज कर सकते हो कि भाई ईडियम को सेंटेंस में यूज करके बताओ, तो वो तुमको काफी समय तक याद रहेगा। ठीक है, तुम भूलोगे नहीं उस चीज को। तो ये एक बार मेरी ट्रिक है, ये तुम करके देखोगे ना, तुमको मेरे को लगता है काफी काम आएगा। और जैसे जैसे तुम मतलब अपने एग्जाम के पास पहुंचोगे ना, और तुम रोज जो तुम्हारे डिफिकल्ट वर्ड है उनको रिवाइज करते जाओगे, तुमको लगभग तुम्हारी जो वोकैब है ना वो तुमको याद हो चुकी होगी। ठीक है, इसके अलावा तुमको क्या करना है कि किसी भी ऐप को उठा लो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी उस ऐप को उठा लो, जैसे अड्डा है, एक ऐप और अच्छा है एसएससी इंग्लिश क्विज करके एक ऐप है, वो तुम यूज कर सकते हो, उससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, वहां से तुम जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, डेली प्रैक्टिस करोगे तो तुमको चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, ये वोकैब की और कॉम्प्रहेंशन की बात होगी। और अभी कॉम्प्रहेंशन में बताने वाला मैं कि 3 चीजें बताऊंगा जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। ठीक है, उसमें पहली है पैसेज। तो पैसेज को तुम क्या करो ना, जब जैसे पैसेज तुम्हारे पेपर में आया, ठीक है, जैसे 500 वाले पैसेज में, तो उसको छोड़ दो, स्किप कर दो लास्ट के लिए। अब क्या करो कि तुम्हारे मान लो 20 सवाल हो गए सारे, खाली वो 5 रह रहे हैं, ठीक है, पेपर में, तो क्या करो वापिस आओ और पैसेज को पहले मत पढ़ो, पहले पढ़ो उसको जो सवाल है, उसके 5 सवालों को पढ़ लो। अब तुम्हारा ना भाई तुम्हारा दिमाग तैयार है कि यार अब ये सवाल है, इसके मेरे को आंसर ढूंढने हैं पैसेज में। तो तुम जैसे जैसे लाइनें पढ़ोगे ना पैसेज की, तुम्हारे अपने आप वो सवाल दिमाग में घूमेंगे। ठीक है, तुम्हारी उससे क्या होगा, तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तुम जो गलती करते हो ना कि यार तुमने सवाल मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, फिर तुम वापस पूरा पैसेज पढ़ोगे, फिर सवाल याद नहीं, फिर पूरा पैसेज पढ़ोगे, उससे तुम्हारी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरा तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है और वो टाइम तुम दूसरे सब्जेक्ट में नहीं दे पाते हो। तो ये चीज करना है, पहले सवाल पढ़ना और फिर जाना तुम पैसेज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा जो क्लोज टेस्ट है, सेम ट्रिक उसमें भी यूज होती है। अब क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि बहुत बार ऐसे बीच में एक आध ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं वो, जिससे तुमको पता ही नहीं पड़ता कि यार उसमें क्या भरूं। अब तुमको यही नहीं पता कि जो क्लोज टेस्ट है उसका सेंस पॉजिटिव वे में जा रहा है या उसका सेंस नेगेटिव वे में जा रहा है, तो तुम कैसे भर दोगे फिल इन द ब्लैंक्स को। तो ऐसा मत क्या करो कि हर एक लाइन पे तुम क्लोज टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स भरने जाओ। पहले क्या करा करो कि पहले जो पूरा क्लोज टेस्ट उसको पढ़ लो, उसको समझ लो कि यार इसमें भाई बताना क्या चाह रहा है, मतलब ये अच्छा बताना चाह रहा है, कुछ बुरा बता रहा है, पूरे सेंस क्या निकल रहा है इसका, और उसके बाद तुम फिल इन द ब्लैंक्स करो, तुम्हारी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्लोज टेस्ट में आदमी कहां फंस रहा है, फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन में। तो यार लोगों को पता ही नहीं है फ्रेजल वर्ब प्रीपोजिशन आ कहां से रहे हैं एसएससी में। तो एक बुक चलती है एसपी बख्शी की, ठीक है, उसमें फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन बहुत बेहतरीन तरीके से दे रखे हैं, एग्जाम्पल के साथ दे रखे हैं, सेंटेंस में यूज करके दे रखे हैं। तुम वहां से पढ़ लोगे ना, तुमको फ्रेजल वर्ब और जो सेंटेंस ये प्रीपोजिशन वाली दिक्कत है ना, ये खत्म हो जाएगी, 99% खत्म हो जाएगी। ठीक है, तुम अपने आप समझ जाओगे कि कौन सी वाली फ्रेजल वर्ब कहाँ पे यूज करनी है। अब ये 2 चीजें तुम्हारी होगी, वोकैब की हो गई और कॉम्प्रहेंशन की हो गई। ठीक है, रीडिंग करनी है और वोकैब डेली पढ़नी है, एक साथ नहीं पढ़नी है, डेली थोड़ा थोड़ा हिस्सों में बांट के पढ़नी है, 2 चीज होगी। अब तीसरी है ग्रामर। तो ग्रामर के लिए तो भाई तुमने शायद पहले भी सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि नीतू सिंह मैम वाली जो बुक है प्रिंट टू पैरामाउंट, उसको पढ़ना है। अब उसको तुम कैसे पढ़ सकते हो, वो एक तरीका तुमको अच्छा बताता हूँ कि तुम कैसे पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, उसको अलग से पहले ऐसा मत करना कि नाउन प्रोनाउन पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ मत करना, जिस वे में वो लिखी हुई है उसी वे में पढ़ना। और कैसे पढ़ना है कि पहले एक नॉर्मल रीडिंग जो करते हैं ना, नॉर्मल रीडिंग करते हैं, वो नॉर्मल वाली रीडिंग करना उस बुक की, और उसके बाद तुम उसके क्वेश्चन पे जाना, क्वेश्चन पे। ठीक है, तुमने नॉर्मल रीडिंग करी, तुमको पता ही नहीं है क्वेश्चन तुमसे होंगे नहीं, क्योंकि तुमने नॉर्मल रीडिंग करी, लेकिन क्वेश्चन से तुमको क्या फर्क पड़ेगा ना कि यार एसएससी पेपर में पूछ क्या रहे हैं, ये तुमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि मतलब सवाल कैसे आ रहे हैं। अब तुम क्वेश्चन तुमने पढ़ लिए तो तुमको पता है कि यार ये सवाल इस तरह से पूछ रहे हैं, तो तुम वापस पढ़ोगे ना उस चैप्टर को, तो तुमको पता रहेगा कि यार अच्छा ये वाला सवाल यहाँ से पूछा है, ये वाला रूल मेरे काम का है, तो उस रूल को तुम गोला कर लोगे और वो तुमको लास्ट में रिवाइज के टाइम भी याद आएगा। और बहुत मतलब 50, 60, 100 ऐसे रूल हो जाएंगे, लगभग 50 से 100 के बीच में, हर बच्चे का अलग अलग है, जो तुमको पेपर में तुम्हारी ग्रामर की जो जितना भी कलेश है ना ग्रामर वाला, वो तुम्हारा खत्म करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है। और दूसरी चीज क्या रखनी है कि मान लो तुमने जब ये प्रिंट टू पैरामाउंट वाली बुक है ना लगभग 60 से 70% खत्म कर ली ना, उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। ठीक है, डेली के डेली तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, लगभग 100 सवाल लगाने हैं। पहले एरर से स्टार्ट करो, फिर फिल इन द ब्लैंक्स जाओ, ऐसे ऐसे करके डेली सवाल लगाना शुरू करो, उसको रिपीट करते जाओ। नई किताब मत पकड़ो, कोई सी भी एक किताब उठा लो। ठीक है, या तो तुम पिनेकल उठा लो, किरण उठा लो, कोई सी भी एक जो किताब चल रही है मार्केट में उठा लो, लेकिन डेली के कम से कम 50 से लेके 100 सवाल तुमको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ठीक है, मैं तो मतलब रिकमेंड करता हूँ कि एमबी पब्लिकेशन उठाओ, क्योंकि यार उसमें क्या है कि सारे सवाल एक साथ दे रखे होते हैं, जो एग्जैक्ट पेपर आता है ना उस फॉर्म में दे रखे होते हैं, तो हमारे एग्जाम में वही काम आता है। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे खाली पेपर में एरर के सवाल आ रहे हैं,
खाली फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं। तो एक काम करो कि एमबी एप्लीकेशन को मैं प्रीफर करता हूँ कि उसमें पेपर के फॉर्मेट में दे रखा होता है, और जो तुमको सवाल नहीं आया उसको तुम राउंड करके आगे निकल जाओ, उसको बार बार रिवाइज कर लो। अब लोग कहते हैं यार ये चीज मॉक से ही हो सकती है। अब मॉक से पता है लोग दिक्कत कहाँ आती है इंग्लिश को मॉक से करने में, कि मान लो जो तुमको सवाल नहीं आया ना उसको तुम बार में मोबाइल से रिवाइज कर ही नहीं पाते हो, तुम्हारे पास किताब रहती है ना तुम उसको रिवाइज कर लेते हो बार बार। तो ये उसका फायदा है एमबी एप्लीकेशन का। और इसमें क्या है कि वन वर्ड बहुत सारे दे रखे हैं, लगभग एसएससी के सारे वन वर्ड दे रखे हैं, तो वहां से तुम पढ़ सकते हो। और ईडीएम फ्रेजेस भी वहीं से तुम पढ़ लोगे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमको अलग से कोई बुक लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसको मैं थोड़ा रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, उस बुक को। तो काफी अच्छी किताब है, ये करो। अब ये सब तुमने कर लिया, ठीक है, अब तुम्हारे मार्क्स थोड़े मतलब ठीक डिसेंट आने लग जाएंगे। अब इसके बाद तुमको कुछ चीजें और करनी है। वो क्या करना है कि जब तुम मॉक दो ना, जब मॉक दे रहे हो तब क्या करो, तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां होती है, ठीक है, तुम सिनोनिम की जगह एंटोनिम लगाए, जल्दबाजी में तुमने 2 ही ऑप्शन पढ़े, तुमको लगा कि हाँ यही आंसर है, तो वो टिक करके आ गए। उसमें क्या करो ना तुम, जो मैं करता था कि भाई जैसे तुम्हारा मतलब होने वाला है, ठीक है, तुमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, तुमको आंसर क्लियर हो गया, तो जब तुम टिक करने वाले हो, ठीक है, जैसे टिक करने वाले हो आंसर पे, उसके 5 सेकंड तुम दो लास्ट लाइन पढ़ने को, जो मॉक के सवाल की जो लास्ट लाइन है ना उसको पढ़ो, और तब फिर आंसर टिक करो। तुम्हारे लगभग 80% सिली मिस्टेक यहीं से गायब हो जाएंगी। मेरे को तो भाई इस तरीके में फायदा करा है, तो तुम ये करके देखो, तुम्हारा 100% इससे काम हो जाएगा। दूसरा है कि तुम जो भी मॉक दो ना, पहले तो प्रीवियस मॉक दो, नए मॉक उठाना है मत, ठीक है, सिर्फ प्रीवियस वाले मॉक दो, जहां भी अवेलेबल है, टेली और टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, वहां से दे दो। तो वहां से क्या करना कि तुम जो मॉक दे रहे हो, ठीक है, उसमें जो अपने सवाल गलत हो रहे हैं तुम्हारे, और जो सवाल तुमको आ नहीं रहे, उनको लिख लो एक कॉपी में, ठीक है, और फिर देखो कि यार ये सवाल कौन से चैप्टर से मेरा गलत हुआ है। मान लो वो सवाल तुम्हारा 10 से गलत हुआ है, और ऐसे 7-8 मॉक दे लो, और तुमको पता पड़ जाएगा यार मेरे को भाई इस चैप्टर से मेरे सवाल गलत हो ही हो रहे हैं, तो उस चैप्टर को फिर से रिवाइज करो, ठीक है, उस चैप्टर के काफी सारे सवाल लगाओ, तो वो तुम्हारी कम से कम जो गलतियां है ना वो खत्म हो जाएगी। अब रही बात लास्ट के जो थोड़े बहुत नंबर बढ़ाने होते हैं, तो वो तुम्हारी जो रीडिंग वाली हैबिट है ना, जो तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद नॉवेल जो भी न्यूज़पेपर जो भी पढ़ रहे हो, तो वो तुम्हारे अपने आप तुम्हारी जब अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना इंग्लिश की भाई, तो इंग्लिश में मेन काम अंडरस्टैंडिंग का ही है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पर बन जाएगी ना, तब तुम्हारे वो जो लास्ट के 2-3 नंबर हैं वो अपने आप इंप्रूव होने लग जाएंगे, ठीक है, अपने आप तुम हाई स्कोर पे पहुंच जाओगे, जहां तक उनको वापस लाना बहुत मुश्किल है। और इंग्लिश का एक पता फायदा, सबसे खतरनाक फायदा क्या है, वो ये है कि तुमने एक बार इंग्लिश पढ़ ली ना, एक बार पढ़ ली तो तुमको फिर बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुमको लास्ट टाइम एग्जाम से पहले थोड़ा सा रिवाइज करना है, और इंग्लिश में तुम्हारा काम हो जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा कि तुम दूसरे सब्जेक्ट में टाइम दे पाओगे, मैथ, रीजनिंग, जीके में तुम टाइम दे पाओगे, जहां पे तुम्हारा टोटल ओवरऑल स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। इतना सा बस करके देख लो, इतना तुम कर लोगे, तुम्हारा काम 99% कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश में। ये बहुत है भाई, ये इनफ है, ठीक है। तो भाई मुझे पूरी होप है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफी हेल्प करेगी, आपको इसको फॉलो करोगे तो। और भी अपनी बहुत सारी वीडियो है, ठीक है, वो आप उनको जाके देख सकते हो चैनल में। और ये वीडियो अगर आपको स्पेसिफिकली अच्छी लग रही है तो भाई लाइक कर देना, क्योंकि उससे और कुछ होता नहीं है, अपने में हिम्मत आती है, ताकि अपन अच्छा और कुछ बता पाए, और अपनी जर्नी से अपन ने क्या सीखा है वो बता पाए, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं और भी चीज़ें बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है, एग्जाम स्पेसिफिक। तो वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं उसको, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे भी कंटिन्यूस वीडियो आती रहेंगी, ठीक है, एसएससी के लिए ही। तो अभी भाई ढील मत छोड़ना, कंटिन्यूस पढ़ते रहो, 3 महीने बाद एग्जाम है। और कुछ अगर डाउट हो तुम्हारे तो वो कमेंट में डाल दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा 100%, ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, रिप्लाई कर दूंगा। इसी के साथ अपन एंड कर रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, कुछ डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, और फाइनली एंड कर रहे हैं अपन वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद।